सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिन्दवरनेमिचन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषणुदयं जीवसपरुवनं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अवधि ज्ञान के विषय में आगे आगे बढ़ते हुए जो विभिन्न प्रकार के भेदों की चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम औधिक ज्ञान के जो भेद अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित, ये भेद देखे थे। उसके उपरांत औधिक ज्ञान के 3 भेद और देखे थे। वह कौन से थे? वह थे देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। उसमें जो देशावधि अवधि ज्ञान है, वह देशावधि अवधि ज्ञान भव प्रत्यय वालों के नियम से होता है। गुण प्रत्यय वाला जो है वह देशावधि हो सकता है। फिर बताया उन तीनों की जो विशेषता और क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, जो देशावधि और परमावधि है, ये दोनों दो दो प्रकार के होते हैं। मतलब इनके जघन्य और उत्कृष्ट ऐसे भेद हो सकते हैं। सर्वावधि जो ज्ञान है उसका कोई भी भेद नहीं होता है। जो भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय हमने देशावधि को पढ़ा, तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान केवल देशावधि रूप ही होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान तीनों प्रकार से होता है, देशावधि भी, परमावधि भी, सर्वावधि भी। देशावधि ज्ञान चारों गतियों में होता है, परंतु परमावधि और सर्वावधि केवल मनुष्य गति में ही संभव है। देशावधि के जघन्य और उत्कृष्ट ये 2 भेद किए जाते हैं। जघन्य देशावधि ज्ञान तिर्यंचों तथा असंयमी मनुष्यों में संभव है। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान केवल मनुष्यों में ही और उनमें भी संयमी जीवों के ही संभव है। तिर्यंचों में उत्कृष्ट कभी नहीं होगा। फिर हमने परमावधि और सर्वावधि केवल संयमी जीवों को मतलब ये समझा था कि वो केवल संयमी जीवों को होता है। और उन संयमी जीवों में भी हमने ये पढ़ा था तद्भव मोक्षगामी जीव के ही होता है। अर्थात जो चरम शरीरी होते हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले मुनि महाराज होते हैं, उन संयमी जीवों के होता है। तो परमावधि और सर्वावधि केवल 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 संयमी जीवों के होता है, ये याद रखना है। देशावधि असंयमी मनुष्यों के होता है, लेकिन वह भी जघन्य। संयमी को जब भी होगा वह उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान होगा। देशावधि ज्ञान एक बार होने के बाद छूट सकता है, मतलब इसको प्रतिपाती कहा है। अर्थात जीव नीचे के गुण स्थानों में जा सकता है। परंतु परमावधि और सर्वावधि ज्ञान एक बार हो गए तो वह पुनः छूटते नहीं है। वे जो है वह पूर्ण वैसे के वैसे ही रहते हैं। इस तरह से अब वो कब तक रहेंगे? केवल ज्ञान की प्राप्ति तक। वह जो जीव है वह नियम से असंयम और मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता।
इस प्रकार से जो औदिक ज्ञान है उस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। फिर हमने ये समझा था औदिक ज्ञान जो है वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए है। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए है, यह शब्द पढ़ा तो फिर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से उस औदिक ज्ञान की मर्यादा क्या है, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक की वह चर्चा आचार्य महाराज ने प्रारंभ की थी। उसमें द्रव्य के विषय में हमने ये पढ़ा था कि जो अवधि ज्ञान है, मतलब जघन्य अवधि ज्ञान, वह जघन्य अवधि ज्ञान उसका सबसे छोटा रूप जो द्रव्य में हो सकता है वो कितना है। तो उसके लिए दिया था जो औदारिक वर्गनाए मध्यम योग से जीव ने ग्रहण की थी, प्लस उसमें विसृत सोपचय की औदारिक वर्गनाए जोड़नी है, और इन दोनों को मिलाकर उसमें क्या करना है, उसमें जो असंख्यात लोक के भेद प्रदेश होते हैं उसका भाग देना है। अब यह जो संख्या है, यह संख्या जो आएगी वो जघन्य देशावधि के ज्ञान का विषय होगा, मतलब उतने द्रव्य के स्कंध को वो जान सकता है। एक दीदी ने कल प्रश्न पूछा था, यहाँ पर औदारिक वर्गनाएं क्यों ली? इसलिए ली क्योंकि ये जघन्य अवधिक ज्ञान की बात है, और औदारिक शरीर स्थूल होता है, मतलब जघन्य अवधिक ज्ञान बड़ों की तरफ नजर डालेगा। औदारिक से वैक्रियक की वर्गनाएं सूक्ष्म, वैक्रियक से आहारक की सूक्ष्म, फिर आहारक से तेजस की सूक्ष्म, तेजस से कार्मन की सूक्ष्म, और कार्बन वर्गना भी अनंत परमाणुओं के स्कंद से बनती है। तो औदिक ज्ञान का जो विषय है वह कार्बन वर्गनाओं से भी आगे औदारिक वर्गनाओं, मतलब औदारिक वर्गनाओं से लेकर कार्बन वर्गनाओं के आगे परमाणु पर्यंत जाता है। यह सूक्ष्मता की दिशा है, और यहाँ पर जघन्य औदिक ज्ञान की बात है, इसलिए औदारिक शरीर की वर्गनाओं की बात की, वो भी मध्यम योग से ग्रहण किए हुए। सर्वावधि अवधिक ज्ञान जो है वह एक ही प्रकार का है, और वह परमाणु को भी विषय बना सकता है। अब देशावधि ज्ञान का जघन्य का अर्थ जो है, वह जघन्य मतलब कितना हो सकता है उसका द्रव्य हमने देखा। अब वह आगे 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 सूक्ष्म की ओर बढ़ेगा, तो वही देशावधि परमावधि और परमावधि सर्वावधि में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद क्षेत्र के विषय में चर्चा हो गई थी। क्षेत्र के विषय में ये लिया था कि जो क्षेत्र का परिमाण यहाँ पर दिया था वह दिया था सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पत्ति के तीसरे समय में सबसे जघन्य अवगाहन वाला, जितना स्थान घेरता है अवधि ज्ञान कम से कम उतना क्षेत्र अवश्य विषय करता ही है, उतने क्षेत्र को जानता है। जैसे जैसे क्षोभशम बढ़ेगा विशुद्धि बढ़ेगी, क्षेत्र भी बढ़ेगा, और क्षेत्र बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो जाएगा, तो सर्वावधि अवधि ज्ञान संपूर्ण लोक को विषय करेगा। अब जो है इस विषय में प्रश्न आया था, आचार्य महाराज ने ये पूछा था कि भाई वो क्षेत्र को हम कैसे नापे। क्षेत्र तो आप बोल रहे हैं कि सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पत्ति के तीसरे समय जितना, ठीक है। अब उसका आकार आपने बोल दिया, लेकिन वो कितना, वो भी तो हमको बताइए। तब आचार्य महाराज ने लिखा, यह आगम में उपलब्ध नहीं है। हम उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्रफल घनफल ये सब नहीं बता सकते। बस इतना कह सकते हैं कि जितना स्थान सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक जीव उत्पत्ति के तीसरे समय में घेरता है, उतना स्थान आगम में उल्लेखित है, या परंपरा से आचार्य महाराज कह रहे कि हमको प्राप्त हुआ है, उतना ही बोल सकते हैं। इसका मतलब अप टू डेट नाप जो, मतलब हम उसको बोलेंगे कि लौकिक गणित के हिसाब से संख्या के माध्यम से वो कह रहे कि हमारे पास प्राप्त ही नहीं हुआ। इस तरह से हमें उसको मानना पड़ेगा। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पत्ति के तीसरे समय का
सबसे जो अवगाहना होगी वह जघन्य अवगाहना उस क्षेत्र की होगी। अब वह स्थान कितना है, तो उस स्थान के लिए इतना कहा घनांगुल के असंख्यातवें भाग के समान। जब हम ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों को लेते हैं तो कल हमने समझा था वह घनांगुल है। जहां पर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ली जाती है, गहराई नहीं ली जाती है, वहां पर वो प्रतर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण शब्द दिया है। फिर हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर कौन सा अंगुल लेना है, तो यहाँ पर उच्छेद अंगुल लेना है। उच्छेद अंगुल की बात है। नरक आदि का नाप, योजन आदि जो होते हैं, महायोजन, ये सब प्रमाण अंगुल से किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, यह उच्छेद अंगुल की बात है। बस ये जो चर्चा है, यह चर्चा हमको याद रखनी है। अब देखिए, फिर जो विषय हमारे सामने आया था, उस विषय में हमने यह समझा था कि जो अवधिक ज्ञान है, वह अवधिक ज्ञान मतलब जघन्य देशावधिक ज्ञान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर स्थित जघन्य द्रव्य को वो जानता है। जैसे मतलब सूक्ष्म निगूद्या लब्ध पर्याप्तक जीव जितना स्थान घेर रहा है, उस स्थान के अंदर वह द्रव्य आया। वह द्रव्य कितना बड़ा, औदारिक शरीर की जो वर्गनाएं हैं प्लस विसृसोपचय, और उसको भाग दिया असंख्यात लोक के प्रदेश के बराबर। जितना उत्तर आया, उतने उत्तर के बराबर द्रव्य यदि उस क्षेत्र के अंदर है, तो यह जीव उसको जानेगा। लेकिन वही वही द्रव्य उस क्षेत्र के बाहर है, तो फिर उसको वो नहीं जानेगा। जैसे मान लीजिए यह एक पेन है। ठीक है। ये सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के तीसरे समय का शरीर का आकार है। अब इसमें जो रिफिल है, वह द्रव्य है। ठीक है। इस पेन में यह रिफिल है, तो रिफिल वह क्या है, वह द्रव्य है। इस पेन में जो रिफिल है, अब मान लो वह द्रव्य का आकार हमने कितना लिया, औदारिक शरीर की वर्गनाएं प्लस विसृसोपचय, उसको भाग दिया लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण। जितना उत्तर आया उतना अंदर द्रव्य है, तो उसको जानेगा। द्रव्य उतना ही है, द्रव्य उतना ही है, लेकिन इस क्षेत्र से थोड़ा बाहर गया है। मान लो ये रिफिल जो है थोड़ी हमने बाहर कर दी, तो ये पेन के अंदर पूरी नहीं है, मतलब इसी क्षेत्र में पूरी नहीं है, तो उसको वह अवधिज्ञान नहीं जानेगा। क्यों? क्योंकि वह जो द्रव्य है, वह भले ही मर्यादित है जघन्य की अपेक्षा से, लेकिन वह क्षेत्र के बाहर गया है। इस कारण से उसको वो नहीं जानेगा। ठीक है। तो वो क्षेत्र के हिसाब से ही वह बात जो है वो करेगा। उसके आगे की बात मतलब आगे का जो विषय है, वह अवधिज्ञान नहीं जानेगा। मतलब द्रव्य का थोड़ा भी भाग क्षेत्र के बाहर निकल गया, तो वह अवधिज्ञान उसको नहीं जान पाएगा, क्योंकि वह क्षेत्र सीमा के बाहर हो गया। हमारे घर के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे के सामने जो चीज आ रही है, उसको वह जानेगा। अब उसकी नजर मान लो हमारे गेट के बाहर सीधी एक लाइन में पड़ रही है सीसीटीवी कैमरे की। अब उससे थोड़ा भी बाहर आदमी कोई खड़ा है, आधा इधर है आधा इधर है, वो सीसीटीवी में दिख रहा है, लेकिन कोने समझ में नहीं आ रहा है। अवधिक ज्ञान उसको नहीं जान पाएगा। हम ये कहेंगे भाई ये तो अंदर ही है, पूरा बाहर नहीं है, लेकिन थोड़ा बाहर जाने के कारण अवधिक ज्ञान उस विषय को नहीं जान पाता है। तो जघन्य क्षेत्र के मध्य में स्थित जघन्य द्रव्य को ही देशावधिक ज्ञान जानता है। वह जघन्य द्रव्य भी जघन्य अवधि के स्थित में ही स्थिर होना चाहिए। उस द्रव्य का अवगाहन उस क्षेत्र के घनांगुल के असंख्यात भाग के समान है। तो क्षेत्र बहुत बड़ा, द्रव्य जो है उसके अंदर का वह अत्यंत सूक्ष्म है, और उस क्षेत्र में वह समा जाता है। अब जैसे हमने ये पढ़ा था कि जो एक प्रदेश है, उस एक प्रदेश में दो प्रदेश वाला भी स्कंद आके रुक सकता है, तीन प्रदेश वाला भी रुक सकता है, चार प्रदेश वाला भी रुक सकता है। अब वह चार परमाणु वाला स्कंद उस एक प्रदेश में आके रुक रहा है, अवधिक ज्ञान उसको जानेगा।
ठीक है ना। वह अवधि ज्ञान मान लो चार परमाणु वाला स्कंद भी है, वो दो प्रदेशों में समाया है और उस क्षेत्र के अंदर है, तो उसको वो जानेगा। लेकिन वह जो समझो स्कंद है, मान लो दो प्रदेश नहीं, वो चार प्रदेश घेर रहा है, और हमारे अवधि ज्ञान का क्षेत्र दो प्रदेश है, तो चार प्रदेश घेरने के कारण उसी को यह अवधि ज्ञान नहीं जान सकता है। यह जघन्य द्रव्य इतना छोटा है कि वो एक प्रदेश में समा सकता है, इसलिए यह क्षेत्र मान लो वो दो प्रदेश आदि वाला भी है, लेकिन एक प्रदेश में समाया हुआ है, तो उसको जानेगा। शर्त सिर्फ इतनी यहां पर लगानी पड़ेगी कि वह अपने क्षेत्र से किंचित भी बाहर ना निकले, वह द्रव्य उसी में ही स्थिर रहे। इसका विषय जो है उसके अंदर ही है, उसके बाहर नहीं है। ठीक है, ये विषय हुआ था। देखिएगा, ये जो गाथा है, अब यहाँ पर 383 नंबर की गाथा हमको पढ़ना है। ठीक है, ये जो गाथा है, हाँ अब देखो इसमें 382 नंबर की गाथा के अर्थ में, जघन्य अवधि अपने जघन्य क्षेत्र में जितने भी असंख्यात प्रमाण जघन्य द्रव्य है, जिसका कि प्रमाण ऊपर बताया जा चुका है, उन सबको जानता है। उस द्रव्य का अवगाह उच्छेदांगुल के असंख्यातवे घन प्रतर होता है। उच्छेदांगुल का असंख्यातवे घन प्रतर, घन मतलब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई गहराई, और प्रतर मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों भी यहाँ पर लेने हैं। यद्यपि जघन्य अवधि के क्षेत्र से जघन्य द्रव्य का अवगाह क्षेत्र का प्रमाण असंख्यात गुणाहीन है, तथापि तथापि घन रूप उच्छेदांगुल के असंख्यात भाग मात्र ही है। इसकी भुजा कोटि तथा वेद का प्रमाण सूच्यांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है, इसलिए उसको घन प्रतर ऐसा शब्द लिखा है। अब ये घन प्रतर क्यों है, थोड़ा ये दो तीन गाथा एक बार देख लेते, फिर इसको आपको वर्ड में थोड़ा सा चीज लिख के समझाएंगे। तो ये पांचों छो गाथाएं जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास हम करेंगे और समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, विषय कड़ा है, लेकिन कड़े को भी थोड़ा आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आसान है, कड़ा है, लेकिन देखो दो चार बार यदि कोई चीज पढ़ी जाती है, तो उसको हमें समझने में कोई भी विकल्प या कोई भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं समझ में आएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, 383 नंबर की गाथा देखो। आवलि असंक भागम, आवलि असंक भागम, तिद भविष्यं च कालदो अवरम, तिद भविष्यं च कालदो अवरम, ओहि जानति भावे, ओहि जानति भावे, काल असंख्य भागम तू, काल असंख्य भागम तू। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर द्रव्य और क्षेत्र का वर्णन लगभग हुआ। अब काल की अपेक्षा से बता रहे हैं, आवली के असंख्य भागम, असंख्यातवे भाग प्रमाण, अदिद और भविष्यम, अदिद मतलब भूतकाल, भविष्यम मतलब भविष्य काल को जो है अवरम मतलब जघन्य अवधि ज्ञान जानता है। तो जघन्य अवधि ज्ञान की काल की अपेक्षा से मर्यादा क्या है, आवली के असंख्यात भाग प्रमाण, अपने विषयभूत द्रव्य की व्यंजन पर्याय को वह जानता है। वो ही जानदि भावे, वह अवधि ज्ञान जानता है। फिर भावे काल असंख्य भागम तू, जो भाव है, काल तो बताया, काल क्या है, अवली के असंख्यातवे भाग, और उसका भी असंख्यातवा भाग
वह क्या है, भाव है। तो जघन्य अवधि ज्ञान काल की अपेक्षा से असंख्यातवे अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण अपने विषयभूत द्रव्य की व्यंजन पर्याय को जानता है। जितनी पर्यायों को काल की अपेक्षा से जानता है, उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण वर्तमान पर्याय की भाव की अपेक्षा से जानता है। अब यहां पर काल और भाव दोनों चीज ले रहे हैं। अब अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण भूत और भविष्य को वो जानेगा, अवधि ज्ञान। और उसी की अपेक्षा से असंख्यातवे भाग प्रमाण मतलब अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण वह काल की अपेक्षा से जान रहा है। उसमें भी उसी के असंख्यातवे भाग प्रमाण वर्तमान काल की पर्यायों को भाव की अपेक्षा से जानेगा। तो भूत भविष्य को तो अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण और उसके भी असंख्यातवे भाग प्रमाण वर्तमान की अपेक्षा से। इस प्रकार जघन्य देशावधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा जो है वह यहाँ पर बताई गई। अब यहाँ पर जो है वो उस द्रव्य का वर्णन और वो चार तरीके से करेंगे। एक बार इसको समझिए, यहाँ पर क्या बता रहे हैं। देखो, यहाँ पर जो विषय आया, ध्यान से, यहाँ पर जो विषय आया 383 नंबर की गाथा है ना ये, आवली असंख्य भागम। तो जघन्य अवधि ज्ञान काल से आवली के असंख्यातवे भाग मात्र अतीत और आवली के असंख्यातवे भाग मात्र भविष्य को वो जानता है। और इसी प्रकार भाव की अपेक्षा से जो लेंगे तो अवली के असंख्यातवे भाग मात्र काल प्रमाण में भी असंख्यातवा भाग लगाएंगे तो वह भाव को जानता है। इसको थोड़ा सा देखो। जघन्य अवधि ज्ञान, उसका क्षेत्र बताया, उसका द्रव्य बताया, उसका काल यहां पर बता रहे हैं अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण अतीत काल में और उतने ही भाग अनागत काल में जो आकार रूप व्यंजन पर्याय हुई तो उनको वह जानेगा। क्योंकि व्यवहार काल के और द्रव्य के पर्याय की जो द्रव्य की पर्याय का पलटना इस तरह से होगा। पूर्वोक्त क्षेत्र में पूर्वोक्त द्रव्य के वर्तमान परिणमन रूप अर्थ पर्याय और उनमें से आवली के असंख्यातवे भाग के असंख्यातवे भाग प्रमाण जो पर्याय है उनको वह जानेगा। इस तरह जघन्य देशावधि के विषयभूत द्रव्य क्षेत्र काल भावों की सीमा की मर्यादा के ये भेद हो रहे हैं। देखो, अब यहां से जो विषय है वह विषय थोड़ा सा और हमको मतलब सूक्ष्मता की ओर लेके जा रहा है। 383 नंबर की गाथा के माध्यम से अवधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र के बाद काल और भाव ये बात बताई जा रही है। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय जघन्य काल के असंख्यात भाग प्रमाण इतने स्थूल पर्याय को वो जानेगा। अर्थ पर्याय जघन्य काल के असंख्यात भाग प्रमाण भी उसको भी असंख्यात का भाग लगाना। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, वह अवाय के ज्ञान के अंदर आती है, उसको शब्द में नहीं कह सकते हैं, वह अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय स्थूल है, शब्द के माध्यम से कही जा सकती है और वह जो है वह चिरस्थायी है। तो वह जो काल की अपेक्षा से वो अवली के असंख्यात भाग प्रमाण और वह भाव की अपेक्षा से अवली के असंख्यात भाग में भी असंख्यात का भाग लगाने से। फिर इसके आगे जो है, अब यहां पर 384 नंबर की गाथा यहां पर जो बता रहे हैं वह बता रहे हैं जो अवधि ज्ञान का द्रव्य है वह द्रव्य किस तरह से होता है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। हाँ, सारिका दीदी जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? शीघ्रता कीजिए, थोड़ा विषय लेना जय है। जिनेन्द्र भैया जी, आपने ये जय बोला जिनेन्द्र। कि जो जघन्य अवधि काल है वो अगर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है 2 से 4 में लिमिट उसकी बढ़ जाती है तो क्या वह दो प्रमाण भाग को भी नहीं जान पाएगा?
फिर से आप प्रश्न पूछिए। अभी आपने बताया कि जो जघन्य क्षेत्र है अवधि काल का, अगर उसकी लिमिट 2 से 4 हो जाती है तो वो 4 को नहीं जान पाएगा। तो क्या वह 2 की लिमिट को भी नहीं जान पाएगा? आप क्षेत्र की बात कर रहे कि काल की? क्षेत्र की। देखो, क्षेत्र में ये बात कर रहे हैं जितना क्षेत्र उसका है। मान लो उसका क्षेत्र हमने 4 प्रदेश का मान लिया, 4 प्रदेश को हम्म। उसने घेर लिया है। हाँ। किसने? सूक्ष्म निगोदिया जीव के तीसरे समय में उसकी अवगाहना ने। अब उस हाँ, 4 प्रदेश के अंदर 10 प्रदेश का भी कोई स्कंद है, लेकिन वो 4 प्रदेश में समाया हुआ है तो उसको वो जानेगा। लेकिन लेकिन अगर चार ही उसकी लिमिट प्रदेश का कोई हाँ। उसकी लिमिट 4 की ही है और वो उसकी लिमिट 5 प्रदेश तक बढ़ गई, तो 4 प्रदेश तक तो जान पाएगा ना? बिल्कुल। देखो, अगर उसकी विशुद्धि बढ़ गई है तो बड़े बड़े को तो जानेगा ही, तो सूक्ष्म को तो जानेगा ही जानेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बड़े हुए को नहीं जान रहा, जितनी उसकी लिमिट सूक्ष्म की है, उतना तो वो जान लेगा ना। देखो, जितने क्षेत्र में उसका द्रव्य है उसको तो वो जानेगा ही जानेगा। उसके बाहर कोई ठीक है। द्रव्य गया तो उसको नहीं जानेगा, क्षेत्र के अंदर ठीक है चाहिए भाई। बस। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है भैया। वीणा दीदी जी बोलिए। वीणा दीदी जी पूछना है आपको? अनम्यूट कीजिए। हाँ। चलो ठीक है, कोई नहीं। पूछना है कि नहीं दीदी? आप क्यों अनम्यूट? अनम्यूट कीजिए फटाक से। खुल नहीं रहा। भैया जी जय जिनेन्द्र। बोलो 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 भैया जी। बोलो। हाँ भैया जी, मेरा खुल नहीं रहा था। उत्सेंग घनांगुल किसे कहते हैं, तो भैया जी ये पूछना है। और एक भुजा उच्छेद अंगुल हमने कोटरी। बोला था। हाँ। उच्छेद अंगुल मतलब जो हमारी अंगुली है, यहाँ पर हमने एक हाँ, लकीर खींची, इसको बोलते हैं उच्छेद अंगुल। इसका अच्छा। उच्छेद अंगुल को, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है उसको बोलते हैं हम्म, प्रतरांगुल। और हाँ। इसी की लंबाई चौड़ाई और गहराई जो है इसको हम बोलते हैं घनांगुल। ठीक है। तो उत्सेंग 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 अंगुल मतलब एक अंगुल को बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अरे एक भैया जी इसको बता दो, भुजा कोटरी और वेद किसे कहते हैं। क्या? भुजा, कोटरी और वेद। ये देखो, उस दिन हमने इसको लिया था, भुजा कोटि और वेद जो है ना, ये एक लौकिक गणित के ये साधन हैं। तो हाँ। ये संख्या रूप में है, इसको अभी आप इग्नोर करो, इसमें अंदर मत जाओ अभी। ठीक है। अच्छा। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ। ठीक है भैया जी। सीता दीदी जी जैन बोलिए, जल्दी से। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। हम ये जय पूछ रहे थे। जैन। जी। हम ये पूछ रहे थे कि ये इसमें जो दिया हुआ है, तो फिर ठीक है, नहीं है क्या? बाद में पूछ लीजिए आप, ढूंढ लीजिए फिर रिजाइन कीजिए। पूर्णिमा दीदी जी बोलिए, जल्दी जल्दी कीजिए जय पूर्णिमा दीदी जिनेन्द्र जी। भैया जी। भैया जय जी ये जैन। जैसे व्यंजनावग्रह प्राप्त अर्थ में है और अव्यक्त भी है, तो हाँ समझ में नहीं आ रहा कुछ। प्राप्त है और अर्थावग्रह अप्राप्त है, और ये अव्यक्त है और वो व्यक्त है। देखो, जो व्यंजनावग्रह है, व्यंजनावग्रह कैसे पदार्थों को जानता है? सूक्ष्म पदार्थ को। अरे, तत्वर सूत्र के अनुसार बोलो। व्यंजनस्या व्यंजनावग्रह वग्रह। वग्रह है। व्यंजन जो ज्ञान होता है उसका मात्र अवग्रह। अवग्रह ज्ञान होता है, अवग्रह होता इहा है। अवाय और धारणा नहीं होती है। ठीक है। और हम्म, जो बाकी अर्थावग्रह है वह अवाय धारणा आदि उसकी होती है, वो स्पष्ट रूप से होता इंद्रिय। है। हाँ, इसलिए इंद्रियो मन। व्यंजन को जो है वह होके छूट जाता है, वो छोटा है। तो अतीत और अनागत अवली के असंख्यात भाग प्रमाण उतने को वो जानेगा। लेकिन जो अर्थावग्र है, वर्तमान संबंधी उसके भी असंख्यातवें भाग को वो जान सकता है, क्योंकि अर्थावग्र जो है वर्तमान को दिख रहा है और उसका इहाय अवाय और धारणा भी होता है। ठीक है। ठीक।
स्तुति जी जैन बोलो। भैया स्तुति जी बोलो। सूच्यांगुल क्या था? और हाँ हाँ, देखो, उच्छेद आंगुल कहो, सूच्यांगुल कहो, चाहे व्यवहार आंगुल कहो, वह एक ही पर्यायवाची है शब्द। ठीक है, ठीक है दीदी। ठीक है, धन्यवाद भैया। हाँ, चलो देखो, हमको विषय आगे पढ़ना था। कुछ गाथाएं हमने उस दिन ली हुई थी, 384 से लगकर लगभग 386, 87, 88, मतलब ली थी ये गाथाएं। अब देखो, उसमें 384 नंबर की गाथा, इसको एक बार हम फिर से ले रहे हैं। 384 देखो। अव्वर दव्वाद उवरी, दव्व वियप्पाय होदि ध्रुवहारो, सिद्धानंतिम भागो, अभव्व सिद्धानंत गुणो। अब यहाँ पर जो है, ये भाग निकालने की विधि यहाँ पर बताई जा रही है। इसके पहले गाथाओं में क्या लिया था, मतलब 383 नंबर की गाथा के अर्थ में उन्होंने ये लिखा था कि जघन्य अवधि ज्ञान अवलि के असंख्यात्वे भाग प्रमाण अतीत व भविष्य काल को जानता है, और भाव की अपेक्षा से उसके असंख्यात्वे भाग को जानता है। अब जो देशावधि है, वह देशावधि हमने क्या किया, जघन्य और उत्कृष्ट भेद से पढ़ा। तो जघन्य अवधि ज्ञान के विषय के प्रमाण प्ररूपना जो है, वह जघन्य जो देशावधि ज्ञान है, उस देशावधि ज्ञान के रूप में हमने ये पढ़ा था कि वह जो द्रव्य है, वह द्रव्य को जानेगा तो औदारिक शरीर नो कर्म द्रव्य प्लस औदारिक शरीर का विसृत उपचय और लोक के प्रदेश की संख्या, ये द्रव्य के विषय में जाना। फिर क्षेत्र के विषय में जो सूक्ष्म निगोदिया जीव के शरीर की अवगाहना है, उसके अनुसार हमने जाना। अब इतने क्षेत्र के भीतर स्थित द्रव्य को वो जान रहा है, लेकिन उस द्रव्य का उस क्षेत्र के बाहर है, लेकिन द्रव्य छोटा है तो उसको नहीं जानेगा, अंदर चाहिए। इससे अधिक को भी जान सकता है, लेकिन वह क्षेत्र के अंदर को होना चाहिए, इस तरह से। तो इस जघन्य क्षेत्र में असंख्यात जघन्य द्रव्य स्कंद हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र के अंदर द्रव्य असंख्यात हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्षेत्र के अंदर होने चाहिए, क्योंकि जघन्य द्रव्य की अवगाहना और जघन्य क्षेत्र के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है। मतलब असंख्यातवे भाग प्रमाण जघन्य द्रव्य की अवगाहना बता रहे हैं, जघन्य क्षेत्र की। मतलब एक जघन्य क्षेत्र में असंख्यात जघन्य द्रव्य हो सकते हैं, जो औदारिक आदि की बात यहाँ पर चल रही है उनके अनुसार। फिर इस गाथा में जो काल का बताया, वह काल अवलि के असंख्यातवे भाग प्रमाण। देखो, एक सेकंड में संख्यात अवलि होते हैं और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। तो ये आवली बहुत छोटा है, और उस आवली के भी असंख्यातवें भाग प्रमाण, उतना ही भूत और भविष्य को वो जानता है, ऐसा 383 में लिख रहे हैं। अब 384 नंबर की गाथा में इन्होंने बताया, अवधि ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान के जघन्य द्रव्य के ऊपर अवर दवाहु, अर्थात अवधि ज्ञान के जघन्य द्रव्य के ऊपर, मतलब ऊपर, जो दौव्यप्पा, जो द्रव्य के विकल्प होते हैं, उस विकल्प को प्राप्त करने के लिए ध्रुवहारो, उसको ध्रुवहार से भाग देना चाहिए। वह ध्रुवार क्या है, देखो, सिद्धानम अंतिम भागो, अर्थात वह ध्रुवहार सिद्धों के अनंतवे भाग है, और अभव्य सिद्धांत अनंत गुणों, और अभव्य जो, मतलब अभव्य जो जीव है, उन अभव्य जीवों से अनंत गुना बड़ा होता है। अब क्या बता रहे हैं, अवधि ज्ञान का जो जघन्य द्रव्य है, उस जघन्य द्रव्य के ऊपर अभी बहुत सारे द्रव्य के विकल्प हैं। अब वो जो उस द्रव्य के विकल्प है, वो द्रव्य के विकल्प हमको निकालने हैं।
अब वो निकालने के लिए उसको हमें भाग देना पड़ेगा, और वह भाग जो है उसको शब्द दिया ध्रुवहार। मतलब वो जो भाग है वह ध्रुव रहेगा, वो निश्चित संख्या के रूप में रहेगा। निश्चित संख्या, वहां पर एक संख्या निश्चित की जाएगी, वही संख्या वहां पर उसकी निश्चित रूप में होगी। मतलब जघन्य देशावधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य से ऊपर अवधि ज्ञान के द्वितीय आदि भेदों के विषयभूत द्रव्य का प्रमाण हमको निकालना है। भाई जघन्य का प्रमाण हमने निकाल लिया, अब क्या करना है? अब देशावधि से लेकर सर्वावधि तक हमको जाना है, नीचे से ऊपर। अब प्रत्येक का प्रमाण हमको निकालना पड़ेगा ना। जघन्य देशावधि का तो हमने प्रमाण समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जघन्य देशावधि ज्ञान का द्रव्य कितना, क्षेत्र कितना, काल कितना, भाव कितना। लेकिन अब इसके ऊपर भी तो जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि परमावधि और सर्वावधि को हमको जानना है। तो जघन्य देशावधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य से ऊपर अवधि ज्ञान के द्वितीय आदि भेदों के विषयभूत द्रव्य का प्रमाण लाने के लिए ध्रुवाहार होता है। तो सर्व भेदों में जिस भागाहार का भाग देने पर प्रमाण आता है उसको कहते हैं ध्रुव भागाहार। मतलब अब वो जो भाग होगा वो एक निश्चित संख्या होगी। जैसे मान लो हमने 10 पकड़ ली तो सब जगह पर 10 का ही भाग देना पड़ेगा। जैसे इस जघन्य देशावधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य को ध्रुव भागाहार के प्रमाण का भाग देने पर एक भाग का प्रमाण आता है, वह देशावधि द्रव्य के संबंधित दूसरे भेद के विषयभूत द्रव्य का प्रमाण जानना। मतलब अब जघन्य से थोड़ा ऊपर इसको ध्रुवहार का भाग देने पर जो एक भाग का प्रमाण आता है वह देशावधि के तीसरे भेद के विषयभूत द्रव्य को जानता है। ऐसे सर्वावधि तक जानता है। मतलब क्या कह रहे हैं? आप ये मत समझना क्षेत्र छोटा छोटा हो रहा है, क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं द्रव्य की। क्या कह रहे हैं? देखो, सबसे पहले ये बोला गया उस क्षेत्र में जो द्रव्य है वह द्रव्य औदारिक शरीर की वर्गनाएं प्लस विसर्जोपचय, उसको भाग देना है लोक के असंख्यात प्रदेश का। जो उत्तर आ रहा है उतने द्रव्य को जघन्य अवधि ज्ञान जान रहा है। हम उसको मान लेते, मान लो एक लड्डू को वो जघन्य अवधि ज्ञान जान रहा है। अब उस लड्डू में भाग देना है हमें एक निश्चित संख्या का। अब उस लड्डू में हमने एक भाग दिया तो उस लड्डू के मान लो 10 टुकड़े हो गए। तो उस 10वें भाग को भी कौन जान रहा है? तो वो देशावधि ज्ञान के ऊपर का, अब थोड़ा जघन्य देशावधि के ऊपर का ज्ञान, वह उस लड्डू के 10वें भाग को भी जान रहा है। अब उस 10वें भाग के भी हमने 10 टुकड़े किए। अब उसके 10वें भाग को कौन जान रहा है? उसका अगला अवधि ज्ञान। मतलब अब हर जगह ये ध्रुवहार, मतलब ये निश्चित संख्या है। ध्रुवहार का भाग देना है तो ध्रुव भागाहार हो गया निश्चित संख्या, उसको बोलते ध्रुवहार। अब उस 10 टुकड़े के भी फिर 10 टुकड़े किए, अब उसके 10वें टुकड़े को उसके ऊपर का अवधि ज्ञान जानेगा। ये समझा हमने एक मतलब लड्डू के विषय में। अब हम इसको समझते संख्या के विषय में। मान लो उस लड्डू में जो स्कंद है वह 1 करोड़ स्कंद, 1 करोड़ प्रदेश, मतलब उससे वो बना है, 1 करोड़ परमाणुओं से वो बना है। कौन सा द्रव्य? जो जघन्य द्रव्य को हम जान रहे थे, जिसको औदारिक की विशेषता दी थी, वो 1 करोड़ है। उस 1 करोड़ में 10 का भाग दिया तो 1 करोड़ में 10 का भाग दिया तो उत्तर आएगा 10 लाख। अब ये 10 का क्यों दिया? एक 10 निश्चित संख्या हमने पकड़ ली, तो उस 10 लाख को भी ऊपर का द्रव्य जानेगा। उस 10 लाख को फिर से 10 लाख से भाग दिया, उत्तर आएगा 1 लाख। तो देशावधि संबंधी तीसरे विषय, मतलब तीसरे भेद को, तो जघन्य से ऊपर का दूसरा भेद हुआ, फिर देशावधि जो है उसके ऊपर भी तीसरे भेद को जानता है। अब ऐसे 1 लाख को, फिर 1 लाख को 10 का भाग हमने दिया तो फिर वो हो जाएगा 10,000। फिर 10,000 को फिर से 10 का भाग दिया, 1,000। फिर 1,000 को 10 का भाग दिया,
फिर वो हो जाएंगे, 1,000 को 10 का भाग दिया 100, 100 को 10 का भाग दिया 10, 10 को 10 का भाग दिया 1। तो वो एक जो है, वो एक तक उसको लेके जाना है, वो कहलाएगा सर्वावधि। मतलब वो सर्वावधि जो है वो एक को भी, मतलब पहले मतलब बहुत सारे परमाणुओं के स्कंद रूप को वो जान रहा था, अब उत्तर उत्तर एक भाग मात्र थोड़े थोड़े परमाणुओं के स्कंद को भी वो जान रहा है। मतलब पूर्व स्कंद जो थे वो स्थूल थे, अब जो है वो सूक्ष्म स्कंद को भी जान रहा है। और जैसे जैसे सूक्ष्म को जानता है, वैसे वैसे ज्ञान की अधिकता होती है। क्योंकि सूक्ष्म को जानने पर स्थूल का जानना तो सहज ही होता है। और जो ध्रुव भागाहार कहा था, उसका प्रमाण उन्होंने दिया। अभी तक जो सिद्ध राशि बनी हुई है, मतलब जितने सिद्ध भगवान हुए हैं, उनका अनंतवा भाग। ठीक है। तो मतलब सिद्ध राशि के अनंत भाग किए, तो अनंत भाग में से जो एक भाग आएगा वो ध्रुव भागाहार का पकड़ना है। मतलब हम जिसको 10 मान रहे हैं ना, वो कितना है। या फिर उसको यू कह रहे हैं, अभव्य राशि से अनंत गुना, जितने अभव्य अभी तक बने हैं उससे अनंत गुना वो हो सकते हैं। ठीक है। इस तरह से अब जो 385 नंबर की गाथा है, वो 385 नंबर की गाथा को थोड़ा सा वर्ड पर, मतलब आपको लिखकर समझाएंगे, उसको कल की कक्षा में ले लेंगे, ताकि थोड़ा सा लिख कर वो समझ में आएगा। एक बात बता दूं, विषय थोड़ा सा कड़ा है, समझने से समझेगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सही में एक बार में समझ में नहीं आएगा, दो चार बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। विषय कठिन ही है। अब देखो, जो श्रुतक ज्ञान का विषय हमने पढ़ा था वो कितना आसान लग रहा है। क्यों? वहां निश्चित संख्या थी, 1 करोड़ 12 लाख, ऐसा हम फटाफट बोल रहे थे। वो लौकिक गणित था, ये अलौकिक गणित है। अब यहाँ पर ध्रुव भागाहार कह रहे हैं, ध्रुव भागाहार कहने पर उसको अब संख्या बता दो, तो कह रहे सिद्ध का अनंतवा भाग। अच्छा नहीं समझ में और बता दो, बोले अभव्य राशि से अनंतवा भाग। मतलब एक पर्टिकुलर संख्या नहीं है, हाँ इतनी है, या ऐसा बोल रहे हैं। इसी बात को और दो तीन तरीके से यहां पर समझाएंगे, लेकिन संख्या तक हम बहुत मुश्किल से पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही लिख रहे हैं कि उसका प्रमाण हमको प्राप्त नहीं है, आचार्य महाराज लिख रहे हैं। तो फिर भी उसको समझाने का प्रयास करेंगे, और आप भी समझने का प्रयास कीजिए आसान तरीके से। और कैसा हो सकता है, उस विषय को कल की कक्षा में और ले लेंगे। यहां तक जो पढ़ा है, इससे संबंधित यदि और कोई प्रश्न बचा है तो आप पूछ लीजिएगा। हाँ, डीसीजी जैन आप बोलिए। भैया जी, ये जो है देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि देशावधि सबसे सूक्ष्म है या सर्वावधि सबसे सूक्ष्म है? देखो, देशावधि ज्ञान स्थूल है और हम्म। सर्वावधि ज्ञान सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म अपेक्षा है। से हम ये कहेंगे, देखो ज्ञान को सूक्ष्म नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे देशावधि ज्ञान स्थूल को जानता है, सर्वावधि ज्ञान सूक्ष्म को जानता है, ऐसा कहेंगे सूक्ष्म हम। होगा। ठीक, ठीक है भैया जी। साधना दीदी जी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी, ये जय अलौकिक जिनेन्द्र। गणित तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैंने कहा एक बार में समझ में नहीं आएगा। इस अलौकिक गणित को भी कुछ लौकिक के सपोज हम जोड़ेंगे। भाई इतनी संख्या ये है, इतनी संख्या ये है, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। कल की कक्षा में आप सभी अवश्य जुड़िए, उसको थोड़ा सा स्क्रीन के माध्यम से हम समझेंगे, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और ये व्यंजन पर्याय का भी थोड़ा सा समझ बता दीजिए भैया। देखो, व्यंजन पर्याय की जो बात यहाँ पर की है, वह व्यंजन पर्याय मतलब क्या होता है। व्यंजन पर्याय मतलब जिसको मात्र अवग्रह ज्ञान होता है। तो व्यंजन पर्याय जघन्य काल के असंख्यात्व भाग प्रमाण कही, मतलब ये स्थूल पर्याय है। तो व्यंजन पर्याय जो है वह, अर्थ पर्याय को हमने कहा अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, व्यंजन पर्याय स्थूल है। जी। तो अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, और वह अवाय ज्ञान विषयक है, वह शब्द से नहीं कही जा सकती।
व्यंजन पर्याय स्थूल है, वह शब्द गोचर है, शब्द से कही जा सकती है, वो चिरस्थाई है। ठीक है। तो जी यहाँ पर जो विषय व्यंजन पर्याय का बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि अवली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण भूत और भविष्य को जानता है। और अर्थ पर्याय जो है वह अवली के असंख्यात्वे भाग के भी असंख्यात्वे भाग, मतलब वो सूक्ष्म पर्याय को जानता है, वो अर्थ पर्याय। ठीक है। जी भैया जी, जैसे अर्थ पर्याय सूक्ष्म को जानता है और व्यंजन पर्याय स्थूल को जानता बिल्कुल है, ऐसा आप बिल्कुल। समझ। जी भैया जी, ठीक है। धन्यवाद। जी भैया जी, धन्यवाद। हाँ, राजा रानी जी जैन बोलिए आप। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी मैं ये कह रही है, आप एक बार समझाते हैं तो वो तो कुछ समझ में नहीं आता, आपकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है तो दोबारा देख लें। हाँ हाँ हाँ, मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना, चलेगा। आप जो पढ़ा रहे हैं ना, जो समझा रहे हैं, उसकी हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हाँ, मिल जाए ठीक है तो। ना, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, मिल जाएगी दीदी। चलेगा हाँ। क्योंकि एक बार में। हाँ, जय श्री दीदी जी जैन बोलिए। बोलिए दीदी। नीलम जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय ये जिनेन्द्र। मतलब जैसे जघन्य जो अवधि ज्ञान है, जैसे आपने बताया, ऐसे लड्डू है, एक लड्डू है, उसको वो हम्म। जान रहा है। पर जो आगे जाए बढ़ते जाता है सर्वावधि ज्ञान तक, तो मतलब वो अवधि ज्ञान जो जघन्य है वो ऊपर ऊपर का जानेगा, पर उसके अंदर के बारीक बारीक एक एक चीजों को सर्वावधि ज्ञान जानेगा, ऐसा। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा ही। अच्छा। हम्म। और क्या बोल रही थी, और हाँ, आपने तो ये बता दिया कि जगन अवधि ज्ञान का काल आवली के असंख्यात भाग मतलब अतीत को जानेगा, और असंख्यात भाग भविष्य को जानेगा। और हम्म। मतलब जो वर्तमान का है, जो मतलब भाव की अपेक्षा, वो असंख्यातवे आवली के असंख्यातवे भाग को जानेगा। हाँ, अच्छा। आवली के असंख्यातवे भाग में भी असंख्यातवे भाग प्रमाण, मतलब थोड़ा और सूक्ष्म को जानेगा, वर्तमान से संबंधित। ओके, ठीक है भैया जी। भूत भविष्य के स्थूल को जानेगा, वर्तमान के सूक्ष्म को जानेगा। अच्छा, भूत भविष्य के वर्तमान के। भैया जी, आप मतलब बहुत कठिन चीजों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये तो हमारा क्षयोपसम है कि हम उसको कितना गेन कर पा रहे हैं। पर बात नहीं नहीं, आप मतलब। थोड़ा सा देखो, सबके लिए लेना है अभी जो है ना। एक्चुअली ये दो चार गाथाएं हमको लेनी थी, मतलब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर विषय थोड़ा कड़ा लगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रुके हैं। नहीं तो हमारी उस दिन जो गाथाएं हुई थी लगभग 389 गाथाएं हो चुकी थी, लेकिन इन पांच छह गाथाओं को फिर से ले रहे हैं। ठीक है। नहीं तो भैया, कितने बार रिपीट करते हैं ना, तो मतलब कहीं ना कहीं वो समझने आने लगती है। भले नहीं, ही उसको आएगी भले आएगी ना, ठीक है ना। एक्सप्लेन भले ही ना कर पाए, पर हाँ, आती है, ये बहुत अच्छा लगता है कि आप रिपीट चलिए करते चलिए, हैं। तो बहुत धन्यवाद भैया जी। ठीक है ना। हाँ हाँ। साधना जी जैन लिखा है, बोलिए। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र भैया। ये जय अभी आपने जैन। 384 वाली गाथा जो की ना, इसमें हाँ धनुर्वार का प्रमाण जो बताया है, तो सिद्ध राशि से अनंतवें भाग और अभव्य हाँ राशि से अनंत गुना। तो इसमें अपन हाँ। और मानेंगे या मानेंगे? नहीं, या मानेंगे, या। इसमें और लिखा है ना, इसलिए मैं पूछ रही थी, आपने या ही नहीं नहीं बताया। नहीं नहीं नहीं, देखो, हाँ दोनों दोनों प्रकार से, मतलब या तो हाँ। उसको हम ये कहेंगे कि वो जितने अभी तक सिद्ध बने हैं उन हम्म। सिद्धों का अनंतवा भाग, अनंत का भाग, हाँ। या फिर अभव्यों से अनंत गुना, मतलब उन दोनों को जोड़ना नहीं है, प्लस नहीं करना है। हाँ तो हाँ, सिद्धों इसमें का और से अनंतवा मतलब भाग भी उतना ही है जितना हाँ। अभव्यों का अनंत गुना होगा। अच्छा, इसमें और और लिखा है कहाँ ना, इसमें लिखा थोड़ा है, और कंफ्यूजन हो कहाँ जाता है। लिखा है? और लिखा है ना इसमें, अर्थ में लिखा है, देखिए आप। 300। 84, लास्ट वाली अभी जो पढ़ाई। हाँ हाँ हाँ, सिद्ध राशि से अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुना। तो यहाँ पर जो और हम्म। शब्द है ना वो प्लस के लिए नहीं है, या तो ऐसा या तो ऐसा। हाँ, आपने तो ऐसे ही बताया, तो लेकिन और का मतलब ऐसा जोड़ होता है ना, इसलिए मुझे ना ना, लगा। हाँ, वैसे यहाँ जोड़ ऐसा लग प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो हाँ जोड़ है नहीं है। हाँ, ठीक है। या आएगा। और भी उसके दो प्रमाण आएंगे, और भी दो, हम्म, यहाँ पर एक प्रमाण वो एक और बोलेंगे कि जो मनोवर्गनाय है उसका भी अनंतवा भाग, एक हाँ एक तरह से और ये बताएंगे।
फिर एक तरह और ये बताएंगे कि कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार को कार्बन वर्गना से गुणित करना है, वह हम्म। भाग। अब वो ऐसे चार तरीके से वही वही बात बताएंगे, उसको हम और कल लेंगे। तो ये कार्बन वर्गनाओं का गुणकार क्या है, कार्बन वर्गना क्या है, और कार्बन वर्गना से कार्बन वर्गनाओं को गुणित कैसे करना है, तो कल थोड़ा सा स्क्रीन पे लेके इसको हम समझेंगे, ठीक है। ग्रेट। धन्यवाद भैया। जी। जय श्री दीदी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनम्यूट तो हो गए आप, कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। देखो सब लोग सुन रहे हैं, आप अनम्यूट है, वो भी दिख रहा है, लेकिन आवाज आज नहीं आ रही आपकी। भैया आवाज आ रही है अब? हाँ अब आ गई, बोलो। आपने कुछ तो भी हाँ, बंद करके रखा था। नहीं ये बोलो वो बोलो ईयरफोन बोलो। लगाई थी तो इसलिए नहीं आ रही थी आवाज। हाँ हाँ, भैया जी बोलो। कल आप जो समझाएंगे मनोद्रव्य वर्गणा और मनोवर्गणा, मैंने ये थोड़ा सा आगे का भी पढ़ा था, पुराना भी देखा था, तो हमको ये हम्म। अच्छे से समझना है। मनोद्रव्य हाँ तो कल वर्गणा कल और का आएगा ना, देखो वो कल हाँ, आएगा विषय दीदी। मैंने कल इसलिए आएगा आज विषय क्यों नहीं भैया। छेड़ा, क्योंकि ये जो कर्मन वर्गना का गुणकार और कर्मन वर्गनाओं हाँ से गुणित करना है ना, एकदम से अभी उसको ले लेंगे ना तो सब लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उस विषय हाँ को कल हाँ ले भैया। लेंगे।